हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ेंगे। मैकेनिज्म का मतलब हो गया प्रक्रिया, ब्रीथिंग की प्रक्रिया। पहले हम लोग ब्रीथिंग को समझेंगे। ब्रीथिंग या इसको जो है कॉमन हम लोग रेस्पायरेशन कहते हैं, श्वसन कहते हैं या श्वास, उससे बढ़िया ब्रीथिंग है। ब्रीथिंग या रेस्पायरेशन, ब्रीथिंग या रेस्पायरेशन के दो अवस्थाएं हैं, दो स्टेजेज हैं, एक इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन के दौरान हम लोग, इंस्पायरेशन कहते किसको है, इंस्पायरेशन में हम लोग इनटेकिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर, इंस्पायरेशन के दौरान हम लोग वातावरण से वायु लेते हैं। तो वातावरण से वायु लेने की क्रिया को इंस्पायरेशन कहते हैं, जिसको बड़ी आसानी से इनटेकिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर लिख सकते हैं। और एक्सपायरेशन में हम लोग रिलीजिंग ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर, लंग्स से एल्वियोलाई से जो CO2 हम लोग एटमॉस्फेयर में जो है रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, उसको हम लोग एक्सपायरेशन कहते हैं। अगर बहुत साधारण भाषा में बोले तो सांस लेने की क्रिया को इंस्पायरेशन और सांस छोड़ने की क्रिया को एक्सपायरेशन कहते हैं। इंस्पायरेशन के लिए जो है, इंस्पायरेशन कब होता है, तो कहता है कि इफ प्रेशर विद इन लंग्स, अगर लंग्स के अंदर प्रेशर मतलब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, लंग्स के अंदर के प्रेशर को इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कहते हैं, अगर कम है देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम है तो क्या होगा, इंस्पायरेशन होगा। माने वातावरण एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है और लंग्स के अंदर जो है इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा है, तो क्या होगा, अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की ओर वायु जो है चलाएगा। तो इंस्पायरेशन के लिए ये शर्त है कि लंग्स के अंदर का प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, अर्थात निगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी तरह से एक्सपायरेशन के लिए इसके ठीक उल्टा, जो हम लोग देखे हैं, इसके ठीक उल्टा सोचेंगे। एक्सपायरेशन कब होगा, एक्सपायरेशन तब होगा जब लंग्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा एटमॉस्फेयर प्रेशर की अपेक्षा। तो ज़्यादा प्रेशर लंग्स में होगा तो लंग्स से वायु जो है एटमॉस्फेयर में चलाएगा, एक्सपायरेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब है, चलिए इसको हम लोग एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन के लिए हम लोग एक छोटा सा चार्ट दिए हैं। तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर माने लंग्स के अंदर का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर माने लंग्स के अंदर का प्रेशर अगर हायर है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर लेस है तो एक्सपायरेशन होगा। मतलब हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर जो है एयर क्या कर जाएगा, रन कर जाएगा, एक्सपायरेशन हो जाएगा। अगर इसके विपरीत, अगर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर मतलब लंग्स के अंदर का प्रेशर अगर कम है, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है तो ज़्यादा से कम की ओर जो है वायु आ जाएगा, एयर आ जाएगा, इस तरह से इंस्पायरेशन हो जाएगा। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ भाषा में क्या किए हैं, लिखे हैं। अब इंस्पायरेशन का अर्थ हम लोग समझते हैं, इंस्पायरेशन होता कैसे है। तो इंस्पायरेशन के लिए हम लोग देखे हैं कि लंग्स के अंदर जो है प्रेशर कम होना चाहिए और वातावरण का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। इसके लिए जो है इंस्पायरेशन में जो भाग लेने वाले संरचना है उसमें डायफ्राम है, डायफ्राम रिब्स है, पर्सली जो चेस्ट बोन में रिब्स हैं,
और उसके जो बीचों बीच एक बोन है स्टर्नम, और रिब्स के मांसपेशी जो है कोस्टल मसल्स। तो कोस्टल मसल्स, डायफ्राम, ये सभी जो संरचना है वो इंस्पायरेशन में भाग लेता है। इंस्पायरेशन जब होता है तो उस समय डायफ्राम जो है सिकुड़ता है, कंट्रेक्शन ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम सिकुड़ेगा। फिर जो है कंट्रेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो रिब्स की मांसपेशियां है वो भी क्या होगा, सिकुड़ेगा। इस पूरे घटना को समझना है हम लोग को। एक डायफ्राम सिकुड़ा, फिर जो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स सिकुड़ा, जिससे लिफ्ट ऑफ द रिब्स इन स्टर्नम, जिससे स्टर्नम और लिप्स क्या हो जाता है, लिफ्ट ऑफ हो जाता है, बाहर की उतराता है, उठ जाता है। तो ऐसा होने से, डायफ्राम के सिकुड़ने से और रिब्स और स्टर्नम के लिफ्ट ऑफ होने से थोरेसिक जो है चेम्बर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब डायफ्राम कंट्रैक्ट करेगा तो उस समय इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चेम्बर इन एंटेरियो पोस्टीरियर एक्सिस, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चेम्बर बढ़ेगा किधर से, एंटेरियो अग्रपश्च अक्ष, अग्रपश्च अक्ष की तरफ से थोरेसिक वॉल्यूम जो है, थोरेसिक चेम्बर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा जब डायफ्राम सिकुड़ेगा। उसी तरह से जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जब सिकुड़ेगा तो उस समय भी थोरेसिक चेम्बर का वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन डोर्सो वेंट्रल एक्सिस के रूप में। बस दोनों के सिकुड़ने से थोरेसिक चेम्बर का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, लेकिन फर्क इतना ही है कि डायफ्राम जब सिकुड़ेगा तो इंटेरियो पोस्टीरियर एक्सिस की ओर से, और जब ये मसल्स सिकुड़ेगा तो डोर्सो वेंट्रो एक्सिस की ओर से जो है थोरेसिक चेम्बर का वॉल्यूम बढ़ेगा। माने दोनों से जो है क्या होगा, थोरेसिक चेम्बर का वॉल्यूम बढ़ेगा। तो जब थोरेसिक चेम्बर का वॉल्यूम बढ़ेगा तो थोरेसिक चेम्बर में ही तो लंग्स होता है, तो थोरेसिक चेम्बर का जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग्स फैलेगा, और जब लंग्स फैलेगा तो लंग्स के अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा, और लंग्स का प्रेशर कम हो जाएगा तो इसके रिस्पेक्ट में एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होगा ज़्यादा हो जाएगा, जिससे बाहर से एटमॉस्फेयर से हवा जो है रन करके लंग्स में चला जाएगा। इसी चीज़ को मतलब कि इंक्रीजिंग इन थोरेसिक वॉल्यूम, जब थोरेसिक चेम्बर का जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, लंग्स का आयतन बढ़ जाएगा, विच डिक्रीज इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर माने लंग्स के अंदर के प्रेशर को घटा देगा और इंस्पायरेशन हो जाएगा। तो इंस्पायरेशन के लिए हम लोग को क्या समझना है कि उसमें डायफ्राम सिकुड़ेगा, इंटर कोस्टल मसल्स जो है सिकुड़ेगा, ये दोनों को सिकुड़ने से थोरेसिक चेम्बर का आयतन बढ़ जाएगा, थोरेसिक चेम्बर का आयतन बढ़ेगा तो पल्मोनरी वॉल्यूम माने लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसके अंदर का प्रेशर जो है कम हो जाएगा, और प्रेशर कम हो जाएगा तो एटमॉस्फेयर से हवा जो है लंग्स में चला जाएगा, इंस्पायरेशन हो जाएगा। अगर इंस्पायरेशन हम लोग समझ गए हैं तो ठीक, इसके अपोजिट अगर हम लोग सोच ले तो एक्सपायरेशन हो जाएगा। तो एक्सपायरेशन के लिए डायफ्राम जो है वो उसका रिलैक्सेशन हो जाएगा, डायफ्राम जो है फैल कर अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, जिस पोजीशन में डायफ्राम रहता है,
और इंटरकोस्टल मसल्स भी जो है रिलैक्सेशन होगा उस दोनों का, मतलब दोनों जो है फैल के अपने पूर्व स्थिति में आ जाएगा। सिकुड़ने के कारण जो उसका स्थिति जो बिगड़ा था, अब वो फैल कर जो है अपने पूर्व स्थिति में आ जाएगा। तो डायफ्राम का रिलैक्सेशन और इंटरकोस्टल मसल्स के रिलैक्सेशन के कारण जो है डायफ्राम, रिब्स, स्टर्नम जो है नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। जब डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स फैल कर अपना नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा तो सब नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, तो थोरेसिक चेंबर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, घट जाएगा। जब थोरेसिक चेंबर का वॉल्यूम जब घटेगा तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी घट जाएगा, क्योंकि थोरेसिक चेंबर में ही तो लंग्स होता है। तो थोरेसिक वॉल्यूम जब घटा तो पल्मोनरी वॉल्यूम माने लंग्स का वॉल्यूम भी घट गया, और जब लंग्स का वॉल्यूम घटेगा तो उसके अंदर का जो प्रेशर बढ़ेगा। तो लंग्स के अंदर जब प्रेशर बढ़ेगा तो एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है माने रेस्पिरेट में कम हो जाएगा और लंग से हवा जो है एटमॉस्फेयर में चला जाएगा और एक्सपायरेशन हो जाएगा। इस तरह से हमेशा जो है एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन की क्रिया होते रहता है। हम लोग एक रेट ऑफ ब्रीथिंग देख रहे हैं, मतलब हम लोग 1 मिनट में कितना बार जो है सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, इसी को रेट ऑफ ब्रीथिंग बोलेंगे। जो 12 से 16 टाइम्स पर मिनट है, माने हम लोग 1 मिनट में 12 से 16 बार जो है सांस लेते और छोड़ते हैं, ब्रीथिंग रेट है हम लोग का। एक है इसके लिए है कि स्पायरोमीटर, एक स्पायरोमीटर जो है यंत्र है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व्ड इन ब्रीथिंग मूवमेंट के दौरान जो है वायु का जो आयतन होता है उसी का एस्टिमेशन करने के लिए हम लोग यंत्र यूज करते हैं, जिसको स्पायरोमीटर, मतलब स्पायरोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा ब्रीथिंग मूवमेंट में जो भाग लेने वाले एयर का वॉल्यूम है उसका हम लोग एस्टिमेट करते हैं स्पायरोमीटर के द्वारा। तो आज हम लोग इतना, अगले वीडियो में फिर हम लोग